Hi, welcome to Practice Mocks YouTube channel. Today we are going to cover two motivation-based theories. The first one is Abraham Maslow's need hierarchy theory, and the next one is Alderfer's ERG theory. Now these two theories are interrelated, so if you understand one, understanding the other one would be very easy for you. Okay? और सिलेबस में ये दोनों थ्योरीज के बारे में लिखा है, मेंशन वहाँ पे है इसका कि आपको ये दोनों थ्योरीज पढ़नी है अच्छे से. सो आज के वीडियो में कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एज इन कि हम टेक्स्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीपीटी में कंटेंट को ऐड नहीं करेंगे. सिर्फ दो डायग्राम्स हैं और उसी के थ्रू आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इन थ्योरीज में क्या क्या बातें हो रही हैं. बट सेशन स्टार्ट करने के पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टोटल कितने थ्योरीज होते हैं. एक एक करके हम उसको बाद में कवर करेंगे, बट किस वे में सारे मोटिवेशन थ्योरीज को डिवाइड किया गया है, अगर आपने ये समझ लिया तो बाद में बहुत आसानी होगी आपके लिए, ना सिर्फ रिवीजन में बल्कि अगर मान लो इसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता भी है तो आपको इसका लेआउट पता रहेगा कि हम कैसे सारे थ्योरीज को डिवाइड करते हैं. ठीक है. उसके बाद जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है, या इवन कि आप किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को भी रेफर कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वहाँ पे ये सारी बातें होती हैं. जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दे रखा है उनके लिए ये सेशन रिवीजन की तरह होगा. जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो अगर आपने ये चैप्टर रीड नहीं किया है तो आज का सेशन देखने के बाद आपको इस चैप्टर के थ्योरीज को रीड करने में काफ़ी आसानी होगी. ठीक है. तो सेशन को अच्छे से आप देखना, समझना. नोट मेकिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा, या फिर आपको कुछ ऐसी बात लगती है जो आपने एज इन किसी दूसरे सोर्स से रेफ़र किया है, उसको वहाँ से आपने पढ़ रखा है, बट अगर किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है और सेशन में वो चीज़ अगर क्लियर हो जाती है तो आप इसको अपने नोट में इंक्लूड वहाँ पे कर लेना. सो थ्योरीज को डिस्कस करने के पहले मैं एक बार बता दूं कि जितने मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, ठीक है, हम सबकी बात अभी नहीं करेंगे इस सेशन में, लेकिन अगर इसका आपको अगर ब्रॉड ओवरव्यू दिया जाए तो इनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है कंटेंट थ्योरीज, दूसरा प्रोसेस थ्योरीज, और थर्ड आउटकम थ्योरीज. अब इनकी मीनिंग क्या क्या है. तो मोटिवेशन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, सो हर इंसान हो सकता है कि अलग अलग रीजंस की वजह से या फिर अलग अलग वेज में मोटिवेट होता हो. तो अगर हम बात सिर्फ इसकी करें कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, एग्जैक्टली कौन सी नीड है जिसकी वजह से किसी को मोटिवेशन मिलती है, तो यहाँ पे हम किसी पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. वो हो सकता है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जैसे बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, या फिर प्रमोशन हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है. तो अगर इस वे में अगर किसी को मोटिवेशन मिल रही हो एंड इससे रिलेटेड जितने थ्योरीज हैं उनको हम बोलेंगे कंटेंट थ्योरीज, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नीड है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए आप खुद को मोटिवेट करते हो या फिर कोई आपको मोटिवेट करता है. सो ये हो गया कंटेंट थ्योरीज. जो इसमें सेकंड कैटेगरी है दैट इज प्रोसेस थ्योरीज. तो प्रोसेस थ्योरीज बात करती हैं इसके ऊपर कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस ऑप्ट किया गया है किसी को मोटिवेट करने के लिए, या फिर किसी काम को करने का जो प्रोसेस है उससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलती है. अब इसमें थर्ड कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं आउटकम थ्योरीज. तो नाम से ही क्लियर है कि जो एंड रिजल्ट है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आगे के लिए किसी को मोटिवेशन मिल रही है या फिर वो डीमोटिवेट हो रहा है. सो सबसे पहले वो पार्टिकुलर रीजन, वो पार्टिकुलर नीड जिसकी वजह से किसी को मोटिवेशन मिलती है, इससे रिलेटेड जितने थ्योरीज हैं उसको हम बोलेंगे कंटेंट बेस्ड थ्योरीज या फिर नीड बेस्ड थ्योरीज. उसके बाद बात होती है प्रोसेस की, और फिर लास्ट में बात होगी आउटकम रिजल्ट्स की. तो इस वे में सारे थ्योरीज को कैटेगराइज किया गया है. तो आज जो थ्योरीज की हम बात करेंगे दे आर अ पार्ट ऑफ कंटेंट थ्योरीज. तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आएगा? मैस्लो की नीड हायरार्की, मैस्लोज नीड हायरार्की. एंड इसी के जस्ट बाद एज इन ये थ्योरी आई थी 1940s में. सो इसके बाद जो थ्योरी आई है वो दी थी क्लेटन एल्डरफर ने, और उनके थ्योरी को बोला गया एल्डरफर्स ERG थ्योरी. क्या होता है हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में. इनफैक्ट सेशन अब स्टार्ट करने का सही टाइम है, क्योंकि आपने समझ लिया कि मोटिवेशन बेस्ड थ्योरीज का ओवरव्यू क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस वे में हम इसको डिवाइड करते हैं.
ओके, तो ये थ्योरी जो मैंने बताया कि ये 1940s में आया था, टू बी प्रिसाइज ये 1943 में आया था। सो ऑब्वियसली बहुत पहले की थ्योरी है, और उस समय जब ये थ्योरी आई है तो ऐसा नहीं है कि इसका पर्पस वर्क प्लेस पे कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे इसके ऊपर था। ये एक इन जनरल थ्योरी थी, और इसके प्रोपाउंडर जो कि हैं अब्राहम मैस्लो। तो उनका ये मानना था कि किसी भी इंडिविजुअल में ये सारे नीड्स एक्टिव होते हैं, और वो एक के बाद एक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में कोई भी इंसान चाहता है कि ये 5 नीड्स को वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। लेकिन उनका पर्पस ये नहीं था कि वर्क प्लेस पे कैसे इंप्लॉयज़ को मोटिवेट करना है इसके बारे में बात हो। ये थ्योरी यूनिवर्सल है, एटलीस्ट उनके अकॉर्डिंग। तो उनका ये मानना था कि कोई भी इंसान, वो चाहे वर्क कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, इवन पर्सनल लाइफ में भी ये सारे नीड्स एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने वही सोच के ये सारे नीड्स के बारे में बात की थी। अब जो सबसे पहला है इसमें, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, एक एक करके हम समझते हैं क्या है, क्योंकि इसी डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझाना है। तो इसलिए इस डायग्राम को पहले अच्छे से देख लो कि सबसे पहले जो इसके बेस में है वो है फिजियोलॉजिकल। अब इसको आप याद भी रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है जिसमें करेक्ट ऑर्डर के बारे में पूछ लिया जाता है कि कुछ ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम आपको रीअरेंज करना है इन 5 नीड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले जो बॉटम मोस्ट लैडर पे जो नीड है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके जस्ट बाद आता है सेफ्टी नीड्स, फिर है लव, बिलोंगिंग, या इसको आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो सोशल नीड्स। उसके बाद स्टीम, और फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये रही इसकी पिरामिड। बॉटम मोस्ट लैडर से आगे बढ़ते हुए जो टॉप मोस्ट पे है वो हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल से। तो आपने मूवीज में या फिर इवन डे टू डे लाइफ में भी जब बातें होती हैं तो आप में से बहुतों ने सुना होगा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो मोस्ट बेसिक नीड्स होती हैं, तो अगर हिंदी में बोले तो रोटी कपड़ा मकान, राइट। यानी आपके पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि बिना खाने के बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो फूड को मोस्ट बेसिक नीड माना जाता है, और फूड का मतलब बस फूड से नहीं है, इसमें वाटर या फिर जितने भी ऐसे बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन है, उसको आप इसमें इंक्लूड कर लो। तो फूड हो गया। उसके बाद रहने के लिए शेल्टर, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी एकोमोडेशन है, ठीक है, जो कि इन नेचर परमानेंट नहीं है, तो इससे नुकसान क्या होगा कि जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, जैसे कि रेनफॉल है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इससे बचने के लिए आपको एक शेल्टर चाहिए जहाँ पे इसका इम्पैक्ट आप पे ना पड़े। और ये बहुत ही बेसिक नीड है, क्योंकि बिना घर के भी कोई नहीं रह सकता। जैसे अभी ठंड का टाइम है, तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि कोई इंसान रोड पे रह के रोड के किनारे ऐसे रह के ओपन में बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो नीड्स हैं, सबसे बेसिक नीड्स, जिनको हम बायोलॉजिकल नीड्स भी बोल सकते हैं, कि इनको मीट किए बिना, इनको सेटिस्फाई किए बिना किसी इंसान का सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। तो ऐसे नीड्स को बोलेंगे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये सबसे बेसिक नीड्स होते हैं। अच्छा, अब आपको मान लो 1 दिन 2 दिन खाना मिल गया। अब आपका मोटिव ये रहेगा कि कैसे ये जो नीड्स आपके सेटिस्फाई हो रही हैं, ये ज़्यादा सस्टेन्ड वे में मीट होती रहें, ज़्यादा सस्टेन्ड वे में सेटिस्फाई होती रहें हर रोज, ठीक है। क्योंकि 1-2 दिन खाने की बात नहीं है, खाना तो आपको हर रोज चाहिए। सो कोई ऐसी चीज, ठीक है, जो कि ये इंश्योर कर पाए कि आपके बेसिक नीड्स फुलफिल होते रहेंगे। एंड इसको रोज रोज फुलफिल करने के लिए जो काम अब आप करोगे वो आपकी हो गई सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड। मतलब कि जो आपकी इनकम है, जिससे कि आप अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम रेगुलर है तो मतलब कि आपकी वहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो ऐसे ऐसे नीड्स जो कि इंश्योर करे कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहेंगी, उनको हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी नीड्स या फिर सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स में क्या क्या आ गया, उसमें आपकी जॉब आ सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब कहीं अप्लाई करते हैं तो ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, क्योंकि कल होके अगर ऐसा हुआ कि कंपनी बंद हो गई या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया, तो उस समय आपको बहुत दिक्कत होगी। इवन आपके बेसिक नीड्स को पूरा करने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए सिक्योरिटी नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नीड है दैट इज सोशल नीड्स। तो सपोज कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, ठीक है, आपके पास हर दिन खाने के लिए कुछ ना कुछ है एंड हर दिन आप खाते रहो, इसके लिए जो पैसे चाहिए, क्योंकि इन दी एंड
ये हर टाइप की नीड को फुलफिल करने के लिए मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको अगर खाना खाना है तो उसके लिए आपको ग्रोसरी जाके पहले परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपको रहने के लिए शेल्टर चाहिए तो वो या तो आप रेंट पे लोगे या फिर खुद से बनवाओगे, उसके लिए भी आपको आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट। तो ये मनी की जो सप्लाई है ये रेगुलरली होती रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ढंग की जॉब हो। और ये जॉब आपको देगी क्या, ये आपको सिक्योरिटी देगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सो दैट आप अपने सारे बेसिक नीड्स को पूरा करते रहो, राइट। अब ये दोनों चीजें हो गई, ये दोनों टाइप के नीड्स आपके पूरे हो गए, तो अब आप इस लेवल पे स्टेबल रहोगे कि आप फिर फर्दर जो आपके आसपास के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, या इवन अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं उनके साथ आप बैठ के थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओ। क्योंकि कोई वैसा पर्सन जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने सोशल नीड्स को पूरा करे। उसका जो सबसे पहला पर्पस होना चाहिए वो ये कि कैसे उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। तो अगर ये दोनों नीड्स आपके पूरे हो रहे हैं तो अब आपके पास इतना टाइम होता है कि आप थोड़ा लोगों से सोशलाइज करो। और सोशल नीड्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर ऐसे मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि क्रिएचर्स हैं जो अकेले बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते। फैमिली का सपोर्ट सबको चाहिए। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको अपने वर्क प्लेस पे आपको अपने कॉलिग्स का भी सपोर्ट चाहिए। अकेले आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे ढंग से। तो इसलिए सोशल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सोशल नीड्स वही अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, जिनकी पहले दोनों की नीड्स, वो चाहे फिजियोलॉजिकल नीड्स हो चाहे सेफ्टी नीड्स हो, ये पूरी हो रही हो, तभी आप सोशल नीड्स को फुलफिल करने का सोच सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ नीड है दैट इज एस्टीम नीड। अब एस्टीम नीड में भी हम इसको रिकैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्टीम या तो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं ये है क्या, इसकी मीनिंग क्या है। सो यहां तक हमने देखा कि कैसे आप थोड़ा सोशलाइज करना आपने स्टार्ट किया क्योंकि आपके पहली दोनों नीड्स आपकी पूरी हो चुकी हैं। अगर ये दोनों नीड्स आपकी पूरी हो चुकी हैं और आपने सोशलाइज करना स्टार्ट किया है तो कुछ टाइम के बाद आपको एक और नीड ऐसे रियलाइज होगी या फिर आपको ये लगेगा कि सोशलाइज मैं कर रहा हूं, ठीक है, बट मुझे अब इस सोसाइटी में या फिर इस सर्कल में जिसका मैं पार्ट हूं वहां पे मेरी कोई वैल्यू हो। अगर मैं उनके साथ किसी भी टाइप की डिस्कशन कर रहा हूं तो मेरे इनपुट्स लोगों को वैल्यूएबल लगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के साथ बैठे हो बात करने और आप पूरे टाइम चुप रहो। आपके पास भी कुछ ऑफर करने के लिए या कुछ डिस्कस करने के लिए होगा, तो आपकी बात वहां पे सुनी जाए, ये हर कोई चाहता है, राइट। तो इसी को हम बोल सकते हैं एस्टीम नीड्स। अब इसी को थोड़ा लार्जर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देखो, वो चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वो हो, हर जगह पे आप कुछ वैल्यूएबल ऑफर करना चाहते हो। आपकी इनपुट्स वहां पे लोग अच्छे से सुने और फिर उसको कंसिडर करें। तो ये जो नीड होती है इसी को हम बोल सकते हैं एस्टीम नीड्स। अब इसमें मैंने आपको बताया दो पार्ट हैं इसके, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये जो इंटरनल है, सो इंटरनल में बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, ये आपको खुद से इनकलकेट करना होता है। जैसे अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस की, ठीक है, आप जो भी चीज़ बोल रहे हो वो आप किस अथॉरिटी से बोल रहे हो, कि आपके पास खुद इतनी नॉलेज है कि जो आप ऑफर कर रहे हो यहाँ पे या फिर जो आप शेयर कर रहे हो तो वो फैक्चुअली करेक्ट है। ये जब तक नहीं होगा तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तभी फिर ये सेल्फ एस्टीम का भी फॉर्म लेगा। तो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, इन सबको हम बोल सकते हैं कि ये इंटरनल एस्टीम नीड्स हैं। अब एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा, तो एक्सटर्नल में आएगा कि आपकी बात से लोग कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, आपको कितना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपके पास कितनी पावर है कि जिस फ्रेंड सर्किल या फिर जो वर्क प्लेस का सेटअप है तो उसमें आप कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं लोगों को। इन्हीं को हम बोलेंगे एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स। सॉरी। तो इंटरनल एक्सटर्नल ये दोनों टाइप की जो एस्टीम नीड्स हैं वो आपको समझ में आ गई कि जब सोसाइटी में या फिर किसी सोशल सर्किल में आपकी जगह बन गई तो आपकी सोशल नीड्स वहां पे पूरी हो जा रही हैं। लेकिन इसके बाद फिर आपको देखना होता है कि कैसे उस सोशल सर्किल में आपकी एक अलग वैल्यू क्रिएट हो रही है। एज इन कि अगर आप एक दो दिन वहां पे पार्टिसिपेट ना करो, ऑफिस में ना जाओ, तो लोग आपको मिस करें ये सोच के कि आपके होने से पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम पे कितना इंपैक्ट होता है, ठीक है। और ये चीज जब तक नहीं होती तब तक एस्टीम आपकी वहां पे क्रिएट नहीं होती, राइट।
तो ये 4 नीड्स आपकी पूरी हो गई। अब जो लास्ट में होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है नीड का, एंड ये तभी एक्टिव होता है जब आपने ये चारों फुलफिल कर लिए। तो मैस्लो ने ये बोला कि उन्होंने जो हायरार्की बनाई बेसिकली, तो उन्होंने बोला कि वैसा इंसान जिसकी की बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही, वो फिर किसी और नीड के बारे में नहीं सोच सकता। उसका फोकस होना चाहिए कैसे उसे फूड मिले, उसे रहने के लिए शेल्टर मिले, राइट। तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट हायरार्की दी कि आप इस नीड को पूरा करोगे तभी आप दूसरे नीड पे जाओगे, फिर इसको पूरा करोगे फिर इस पे जाओगे, और लास्ट में आप आओगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नीड को पूरा अपने पूरे लाइफ में नहीं कर पाते। तो जीने के लिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए या फिर लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये नीड एसेंशियल नहीं है। इसके अलावा जितने भी नीड्स हैं उनकी जरूरत हर इंसान को फील होती है, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसी नीड है वो तभी एक्टिव हो पाएगी जब आपने ये सब अचीव कर लिया। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग ये है कि सपोज आपके पास रहने के लिए घर है, खाना आपको टाइम पे मिल रहा हो, ठीक है, और ये खाना टाइम पे हर रोज मिला करे, ये इंश्योर करने के लिए आपके पास जॉब भी है अच्छी, आपके पास एक अच्छा सोशल सर्किल है, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की एस्टीम नीड्स पूरी हो रही हैं। अगर ये सब हो रहा है तब फिर आप सोचते हो कि आप अपने लाइफ को कैसे फर्दर एक मीनिंग दो, ठीक है। जैसे सनातन धर्म में एक चीज होती है, हम बोलते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 स्टेजेस होते हैं लाइफ के, राइट। अगर आप थोड़ा कंपेयर करो तो आप इसमें बहुत सारे टाइप की सिमिलैरिटीज देख सकते हो। तो जो लास्ट स्टेज होता था जिसको मोक्ष बोलते हैं, इसमें ये होता था कि हर ह्यूमन बीइंग को अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना होता है कि कैसे जो मुझे लाइफ मिली है, क्योंकि हर बार हर बर्थ में आप मतलब ह्यूमन नहीं बन सकते एज पर द रिलीजियस थॉट्स या फिर जो हमारे ऐसे प्रीचिंग्स हैं उनके 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 अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि जो आपको लाइफ मिली है, आपको कुछ ऐसा वर्थ वाइल, आपको अपने मतलब जिंदा रहने तक आपको कुछ ऐसा करना है जिससे सोसाइटी को एट लार्ज बहुत फायदा हो, या सोसाइटी को फायदा नहीं भी हो रहा है तो भी आप एटलीस्ट अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप कोई ऐसी चीज करो जो कि इन सब से अलग है, इन 4 नीड से बहुत अलग है। ये आपके सर्वाइवल के लिए है। अब आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं, वो चीज कवर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। अब इसी को बहुत अगर माइक्रो लेवल पे देखें, क्योंकि हर इंसान के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप एक टाइम पे जॉब छोड़ के रिटायर होके आप फिर उसके बाद ऐसे हिमालयस पे जाके वहाँ पे मेडिटेशन करो, ये चीज़ सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सो टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग अलग अलग हॉबीज़ ढूंढते हैं, जैसे किसी को गिटार सीखना हो गया, म्यूजिक प्ले करके हो सकता है कि उनको इंटरनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। सो ऐसी कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लोग ढूंढते हैं खुद के लिए कि उन्हें ये काम करना है आगे जाके, जब उनकी जॉब थोड़ी सी सिक्योर हो जाएगी, ठीक है, जब वो अपने लाइफ में थोड़े से फ्री होंगे तो उनको ये सब चीज़ें करनी है। तो ये जो 5 नीड्स हैं इनकी हायरार्की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैस्लो ने ये बोला कि आपको इसी ऑर्डर में सारे नीड्स अपने पूरे करने हैं। जो फर्स्ट 4 नीड्स की हमने बात की उनको डेफिशिएंसी नीड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हर इंसान को चाहिए, इसके बिना सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है बायोलॉजिकली आप अलाइव हैं बट आपकी लाइफ वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए थी, क्योंकि मान लो कि ऑफिस के सेटअप में, वर्क प्लेस पे आपकी लोगों से नहीं बनती, आपका वहाँ पे कोई सोशल सर्किल नहीं है, तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो अच्छे लोगों का होना, वो चाहे घर पे हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो सोशल नीड्स के साथ साथ एस्टीम नीड्स, ये सब भी, इन सब को हम डेफिशिएंसी नीड्स में रख सकते हैं, बिकॉज ये हर इंसान को चाहिए। जो लास्ट वाली नीड है वो डेफिशिएंसी में नहीं आती, उसको हम ग्रोथ नीड बोल सकते हैं, या फिर इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अलावा जो इंटरनल एस्टीम नीड्स हैं आप इसको कंबाइंडली ग्रोथ नीड बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब वापस आते हैं थोड़ा, जो मैंने बोला कि जब आपकी बॉटम मोस्ट नीड फुलफिल होती है तभी आप उससे ऊपर जाते हो। तो ऐसे ऐसे करके इनके दिए हुए ऑर्डर में जब आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन की मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग ये हो गई बेसिकली कि वंस यू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स। मतलब इफ यू हैव fulfilled your physiological needs, then you will try to
फुलफिल योर सेफ्टी नीड्स, देन आफ्टर आपकी सोशल नीड्स। तो ऐसे ऐसे करके आपको इस ऑर्डर में आगे बढ़ते रहना है। तो जैसे ही आपकी एक नीड सेटिस्फाई हो गई, यू विल एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स। इसी को हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। अच्छा, इन्होंने एक बात और बोली कि अ सेटिस्फाइड नीड डज नॉट मोटिवेट फर्दर। मतलब एक नीड अगर आपकी पूरी हो जाती है तो फिर वो आपको मोटिवेट अब नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी मेट हो चुकी है, ऑलरेडी आपने उसको सेटिस्फाई कर लिया है। तो इसलिए ये लाइन लिखी जाती है अबाउट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, दैट अ सेटिस्फाइड नीड डज नॉट मोटिवेट फर्दर। ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई मैस्लो के थ्योरी के बारे में, जो कुछ भी था। इन्होंने ये बोला कि ये थ्योरी यूनिवर्सल है, हर इंसान के लिए ट्रू है। इसी बात पे फिर इनकी क्रिटिसिज्म भी होती है। बाद में बहुत सारी थ्योरीज जो आई हैं, उन्होंने ये बोला कि आप हर इंसान को सेम लेवल पे जज नहीं कर सकते, सबकी नीड्स अलग अलग हो सकती हैं। और इनकी जो सबसे पहली बार क्रिटिसिज्म हुई है वो किया था क्लेटन एल्डर्फर ने, और इसीलिए उनके थ्योरी को हम बोलते हैं एल्डर्फर्स ईआरजी थ्योरी। जब उनके थ्योरी को हम देखेंगे तो और भी हमें समझ में आएगी बात कि कैसे मैस्लो की थ्योरी बहुत अलग है, एज इन आई मीन ईआरजी थ्योरी जो कि क्लेटन एल्डर्फर ने दी थी, वो कैसे मैस्लो की थ्योरी से अलग है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। सो इन्होंने क्या किया, मैस्लो की जो 5 नीड्स हैं उसको इन्होंने रिकैटेगराइज किया है 3 पार्टिकुलर नीड्स में। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एग्जिस्टेंस नीड्स होती हैं, जिसको हम ई से डिनोट कर सकते हैं। सो ई आर जी। ई का मतलब एग्जिस्टेंस जो यहां पे लिखा है, आर का मतलब रिलेटेडनेस, और जी का मतलब ग्रोथ। अब अगर आप एल्डर्फर की थ्योरी को देखो और उसको मैप करो मैस्लो की थ्योरी से, सो ई में फिजियोलॉजिकल, और सेफ्टी, ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद जो एल्डर्फर ने आर यहां पे दिया है रिलेटेडनेस, उसमें आपका सोशल नीड्स कवर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे जी का मतलब जो है, यहां पे आप एक और यहां पे ऐड कर सकते हो कि जो एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स होती हैं वो भी इसका पार्ट बन जाएगी, किसका, रिलेटेडनेस का। और जो ग्रोथ है इसको आप 4.1 बोल दो। अच्छा, यहां 4.2 में मैं लिखता हूं इंटरनल एस्टीम। इंटरनल एस्टीम। और 5th जो हमारा लास्ट का था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो मैस्लो के ये 5 नीड्स को अगर आप मैप करते हो इसके एल्डर्फर के ईआरजी थ्योरी में, तो ई में आ जाएगा क्या क्या, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, आर में आ जाएगा सोशल नीड्स और एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स, और जी में यानी ग्रोथ में आ जाएगा 4.2 यानी इंटरनल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मीनिंग सबकी सेम है। जो मीनिंग मैस्लो के थ्योरी में सोशल नीड्स की है वही आपको यहाँ पर रिलेटेडनेस में दिखेगा। बस थोड़ा सा एडिशन ये है कि एक्सटर्नल एस्टीम को भी रिलेटेडनेस में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि जो आपके एक्सटर्नल नीड्स हैं वो तभी पूरे होंगे, इनफैक्ट वो आपके सोशल सर्किल से लिंक्ड है, तो इसीलिए इसको इसके साथ रखा गया है। ग्रोथ में आपका इंटरनल एस्टीम, और फिफ्थ में हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मीनिंग सबकी सेम है, तो बस मैप करना था, मैप हमने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। अगर हम मैस्लो के थ्योरी को देखें तो उन्होंने ये बताया कि एग्जिस्टेंस नीड्स या फिर फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाए तब आप मूव करते हो सोशल नीड्स पे, फिर ये पूरी हो जाती है तब आप मूव करते हो एस्टीम नीड्स पे, और ग्रोथ जो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उस पे। तो ये जो डार्क एरो में आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस हो गया सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। ईआरजी थ्योरी कैसे अलग है अब, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा क्या सिमिलर है कि उन्होंने उन्हीं 5 नीड्स को रिकैटेगराइज किया है। अलग ये फिर ये थ्योरी अलग कैसे हो गई, तो अलग ऐसे हो गई कि जो मैस्लो ने बोला कि ये थ्योरी जो उन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, तो उन्होंने ये बताया कि दिस थ्योरी इज यूनिवर्सल एंड इट अप्लाइज टू ईच ह्यूमन बीइंग। क्लेटन एल्डर्फर ने ये बोला कि ये बात सही नहीं है, आप हर किसी को सेम लेवल पे जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल को इस ऑर्डर में अपने नीड्स पूरे नहीं करने, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत सारे पोएट्स या फिर स्टोरी राइटर्स या फिर इवन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे, तो उनके बारे में आपने सुना होगा कि उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत ही पुअर थी,
ठीक है, उनके पास रहने को घर नहीं था, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थी, अगर हम बात करें ऐसे फिनेंशियल टर्म्स में तो वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, बट फिर भी उनको जो चीज़ सबसे अच्छी लगती थी, जैसे किसी भी पोएट को कोई ऐसी पोएम लिखना जो कि पूरे सोसाइटी को मोबिलाइज कर दे। फ्रीडम फाइट के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पोएट्स थे जिन्होंने अपने पोएम्स के थ्रू लोगों को इतना अवेयर बनाया और उनको ये समझाया कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उन्होंने अपने बेसिक नीड्स के बारे में नहीं सोचा, वो डायरेक्ट गए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे। ठीक है, कि मैं कुछ ऐसा करूं सो दैट सोसाइटी, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रही है इस बात पे कि हम ब्रिटिश रूल के अंडर हैं, अपने पोएम से उन्होंने सोसाइटी को मोबिलाइज किया, राइट। तो उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वहां पे फुलफिल हो रही थी, बट उन्होंने अपने बेसिक नीड्स के बारे में नहीं सोचा। तो ऐसे ही कुछ कुछ एग्जांपल्स देके एल्डरफर ने मैस्लो के थ्योरी को क्रिटिसाइज किया कि हम इस थ्योरी को यूनिवर्सल नहीं मान सकते, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, हर कोई अपने लाइफ से अलग अलग वहाँ पे अलग अलग चीज़ चाह रहा होता है। अगर किसी को रहने के लिए कोई टेम्प्रोरी शेल्टर भी मिल जाए या कुछ ऐसा जो कि बस काम चलाने के लिए ठीक हो, दिन में अगर 3-4 बार खाना ना भी मिल रहा हो लेकिन एक बार भी मिल जाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं हो, अगर ये दोनों चीज़ें उसको मिल रही हैं तो वो सीधे अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे जा सकता है। ये बात बोली एल्डरफर ने। तो उनके हिसाब से नीड की कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मैस्लो की थ्योरी में हायरार्की वर्ड है क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था नीड्स का। बट एल्डरफर की थ्योरी में ये हायरार्की नहीं है, उन्होंने बस ये बोला कि आप किसी भी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। दूसरी बात कि एल्डरफर ने ये बोला कि एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा नीड्स एक्टिव हो, जबकि मैस्लो ने ये बोला कि एक टाइम पे एक ही नीड एक्टिव रहती है। और इसीलिए मैंने आपको समझाया कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास खाने के लिए नहीं है और उसको ये भी नहीं पता कि मुझे आज रात में खाना मिलेगा भी या नहीं, तो उसकी सबसे पहले कोशिश होती है कि अभी के टाइम पे उसको पहले खाना मिल जाए, फिर उसके बाद वो सोचे कि रात में फिर कैसे मैनेज करना है, फिर उसके बाद सोचे कि अब मुझे खाना हर रोज मिले, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, सो दैट आप वहां पे आप ऐसे बोल लो कि फाइनेंशियली सिक्योर हो पाओ, तभी आप सस्टेन्ड वे में आप अपने बेसिक नीड्स को पूरा करते रहोगे। तो मैस्लो के थ्योरी में एक टाइम पे एक ही नीड एक्टिव होती है, ये बात उन्होंने बताई। यहां पे ईआरजी थ्योरी में ये मानना है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा नीड एक्टिव हो सकती है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि मैस्लो के थ्योरी में एक मैंने लाइन यूज की थी कि अ सेटिस्फाइड नीड डज नॉट मोटिवेट फर्दर। अब जब तक वो नीड आपकी पूरी नहीं हो रही तब तक तो आप उसे पूरी करने की कोशिश करोगे, एक बार वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है वो नीड, तब आप उसके ऊपर जाते हो। यहां पे ध्यान देना कि मैस्लो के थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक वो नीड आपके सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आप उसी नीड को पूरा करने में लगे रहोगे, आप ना ऊपर जा सकते हो ना नीचे जा सकते हो। बट एल्डरफर ने ये बोला कि अगर आपकी कोई पार्टिकुलर नीड पूरी नहीं हो रही तो आप नीचे के नीड्स पे आ सकते हो वापस। अब इसकी मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग ये है कि सपोज किसी भी एम्प्लॉय ने वो हो सकता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, अब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, उसकी सिक्योरिटी नीड भी पूरी हो गई, अब वो चाह रहा है कि जो वहाँ के सोशल सर्कल्स अलग अलग बने हुए हैं तो वो वहाँ पे किसी ना किसी सर्किल में इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, उसकी वहाँ के लोगों से दोस्ती हो जाए। बट बहुत बार ट्राई करने के बाद भी ऐसा हुआ कि उसके दोस्त वहाँ पे नहीं बन रहे, ठीक है, अगर उसकी वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही किसी से, किसी भी कॉलीग से उसकी बॉन्ड अगर अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही, तो ऐसा हो सकता है कि वो वापस अपने जॉब पे ही ज़्यादा फोकस करे, यानी वो अपने सिक्योरिटी नीड पे ही आ जाए वापस, क्योंकि सोशल नीड उसकी पूरी हो नहीं रही। मैस्लो के थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि वो अपने सोशल नीड को पूरा कर ले। बट यहाँ पे ईआरजी थ्योरी में ये बोला गया कि ऐसा नहीं है कि जब तक वो नीड पूरी नहीं होती तब तक आप उसी पे रहो, आप नीचे भी आ सकते हो, जो नीड आपकी ऑलरेडी पूरी हो रही है उसी पे ध्यान दो। बाद में कभी टाइम आया तो आप वहाँ पे फिर से कोशिश करना या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके कोशिश करना, लेकिन आप नीचे भी आ सकते हो, यानी यू कैन एक्चुअली रिग्रेस टू अ लोअर ऑर्डर नीड या फिर लोअर लेवल ऑफ नीड। इसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। तो मैस्लो की थ्योरी में जो हमने देखा वहां पे हमने रीड किया था सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, बट यहां पे हम देखेंगे कि इन्होंने स्कोप दिया फॉर फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन।
तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ विच ऑफ द मोटिवेशन स्कीम मोटिवेशन थ्योरीज, तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए एल्डोर्फस ईआरजी थ्योरी। अब एक और बात पे ध्यान देना कि सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन यहां पे भी है, क्योंकि मैस्लो की थ्योरी में जो कुछ भी था, एज इन अगर हम नीड की हायरार्की की बात करें, अब यहां पे स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं है, बट नीड्स तो वही हैं, उसी को बस यहां पे 3 पार्ट्स में बताया गया है। तो अगर आपकी एक नीड पूरी होती है तो आप दूसरी नीड पे जाओ, वो चीज भी यहां पे है, इसीलिए सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन भी यहां पे है। बट अगर नीड पूरी नहीं हो रही और आपके बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको वहां पे सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आप वापस आ सकते हो पहले वाली नीड पे। और इसीलिए जो डॉटेड लाइंस हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यू आर राइट नाउ फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वन पार्टिकुलर नीड is not being satisfied. That's why you have decided that you would regress to a lower order need. तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का स्कोप है, मैस्लो की थ्योरी में नहीं था। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर आप जो क्वेश्चन भी करोगे तो आप देखना कि यही सब चीजें वहां पे रिपीट होती हैं। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि जैसे मान लो मैस्लो की थ्योरी है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। अगर मान लो केस स्टडी बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल वहां पे दिया होगा और आपको ये बताना रहेगा कि अभी किस नीड की बात हो रही है, या फिर ये दोनों थ्योरीज के कुछ फीचर्स दिए रहेंगे और आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सी थ्योरी है, या फिर थ्योरी का नाम दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि इनमें से कौन से फीचर्स इस थ्योरी के हैं या फिर नहीं है। इसी वे में क्वेश्चन आता है। मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर किसी चैप्टर से आते हैं तो वो मोटिवेशन ही है। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इन सब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और मोटिवेशन में भी ये जो 2-3 कंटेंट बेस्ड थ्योरीज हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत बेसिक लेवल के थ्योरीज हैं, इसमें इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है देखने को। तो आज के सेशन में जितनी बातें बताई गई हैं आप उसको अच्छे से सबसे पहले देखना कि आपके नोट्स में वो चीज़ें हैं या नहीं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप चैप्टर रीड करो, और चैप्टर रीड करने के पहले एक बार ये लेक्चर को फिर से देख लेना, सो दैट आपकी रिवीजन वहाँ पे हो जाए और जो भी बातें लिखी हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ ये 2 थ्योरीज में है नहीं, इसीलिए बस डायग्राम की हेल्प से मैंने समझाया पूरा। तो आई होप कि आज के सेशन में जो भी बात हुई है वो आपको अच्छे से समझ में आई हो। नेक्स्ट टाइम जो आगे के हमारे थ्योरीज हैं उन पे हम बात करेंगे, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग।